ठीक है, स्टार्ट। या देखो गाइस, आज क्या करने वाले हैं, आज करने वाले हैं WCR। क्या करने वाले हैं? WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगेन स्टार्टिंग की तरफ WCR है, तो WCR का हमें क्या जानना है? हमें जानना है मीनिंग। क्या जानना है हमें? मीनिंग क्या होता है। उसके बाद क्या सीखेंगे? इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये चैप्टर की कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। देखो मीनिंग की अगर बात करें, मीनिंग तो सेम ही रहने वाला है। मीनिंग क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। चैप्टर कौन कौन से आपके हैं? चैप्टर 3 अगर हम TS का देखें, चेंज इन PSR, चेंज इन PSR, उसके बाद एडमिशन आएगा, एडमिशन के बाद रिटायरमेंट आएगा, रिटायरमेंट के बाद डेथ आएगा, और डेथ के बाद डीजो आएगा। तो मतलब कि 1 2 3 4 5 5 चैप्टर हो गए। तो 5 चैप्टर के अंदर मीनिंग तो बदलने वाला नहीं है, मीनिंग तो सेम रहने वाला है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। तो यहां देखो कितने चैप्टर हो गए? 1 2 3 4 हो गए, 4 चैप्टर हो गए। इन चारों चैप्टर के अंदर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। क्या रहने वाली है? सेम। तो जो मैं आज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको सिखाऊंगा, जो सिखाऊंगा मैं, इन चारों चैप्टर में काम आएगी। तो सोच रहे हो आप कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये? मतलब आज की क्लास इस बच्चे ने स्किप कर दी या इसने नहीं सीखा, उसका टॉपिक गया। अच्छा, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात हो रही है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 2 टाइप की होती है। एक तो होता है अकाउंट में पोस्टिंग करना, अकाउंट में पोस्टिंग करना, ठीक है। और एक होता है जनरल एंट्री पास करना। क्या होता है? जनरल एंट्री पास करना। मैं क्या करूंगा, मैं आज आप लोगों को ये सिखाता हूँ, ठीक है। फिर ये कब सिखाऊंगा? ये सिखाऊंगा एट द एंड ऑफ द चैप्टर, एट द एंड ऑफ द चैप्टर। देखो एट द एंड ऑफ द चैप्टर बोल रहा हूँ, क्लास नहीं बोला है मैंने। कहीं सोचा सर आज ही आप सिखाओगे, ये आज नहीं होने वाला, चैप्टर के बाद में होगा। मतलब चैप्टर मैंने कितनी क्लास प्रॉमिस की है कि कम से कम 18 क्लास तो होंगी इसके अंदर, 18 क्लास तो होंगी। 18 क्लास में मतलब 18वीं 19वीं क्लास में आपको ये सिखाऊंगा मैं आपको कि एंट्री कैसे पास करते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं ना? चलो जी, अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है हमसे कि A एंड B पार्टनर्स है, A और B क्या है? पार्टनर्स है। आगे क्या बोल रहा है? कह रहा है इनकी रेशो कितनी है? रेशो है 5:3। रेशो कितनी है? 5:3 रेशो दे रखी है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट्स के अंदर नहीं? ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, कह रहा है दे एडमिट सी, दे एडमिट सी। अभी रेशो कभी मत निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ लो। यहाँ पर टाइम दूंगा लिखने के लिए, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा। यहाँ देखो दे एडमिट सी लिखा है, दे एडमिट सी लिखा है, ठीक है। अच्छा आगे क्या लिखा है कि ए डिफरेंटली एबल पर्सन, मतलब सी क्या है? पिछली डिफरेंटली एबल पर्सन है ये। आगे बोल रखा है कि हु इज एन MBA फ्रॉम DU इनटू द फॉर्म, ठीक है। इसका शेयर कितना हो गया? शेयर उसका 1/4 हो गया। क्या हो गया? 1/4 शेयर हो गया उसका। आगे बढ़ता है, क्या कह रहा है? आगे बोल रहा है हमसे, ये हो गया, ठीक है, 1/4 इन प्रॉफिट, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय A एंड B। अब ध्यान सुनो, ये 1/शेयर ये कौन देगा? ये A देगा और B देंगे। क्या देंगे? इक्वली देंगे। क्या देंगे? इक्वली देंगे। कौन सा केस लग रहा है ये? सेकंड केस लग रहा है ये, ठीक है, रेशियो का। आगे बढ़ते हैं यार। आगे क्वेश्चन में कहता है हमसे, ये सब बैलेंस शीट दे रखी है। देखो बैलेंस शीट ध्यान से देखो, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैंक आपको पता है कि क्या होते हैं। यहाँ देखो कैबिनेट दे रखी है, क्या देखो क्या आ गया यहाँ पर? वर्कमैन कमर्शियल रिजर्व आ गया, नहीं आ गया? देखो आ गया यहाँ पर। तो मुझे ये सिखाना है कि कैसे करते हैं ये कैसे करते हैं, ये सिखाना है, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना? एक आगे PF दे रखा है, PF समझेंगे, PF क्या होता है, PF भी समझेंगे कि PF क्या होता है, ये भी देखेंगे हम। प्रोविडेंट फंड भी क्या होता है, ये भी देखेंगे आज। 2 टर्म नहीं आगे बैलेंस शीट के अंदर। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है सी विल ब्रिंग 30,000 फॉर शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, ठीक है। 30,000 लेके आ रहा है गुडविल के और कैपिटल के लेके आ रहा है। तो इस पॉइंट से आप फैमिलियर हो, इस पॉइंट से क्या हो, फैमिलियर डर लग नहीं रहा आपको। अगर गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years, बस इतना दे रखा है, व्हाइल दिस इतना दे रखा है। कुछ याद आ रहा है इससे? गुडविल लग रहा है? मगर जब किस्मत खराब होगी तो गुडविल निकालने को आ जाएगा। गुडविल निकालने के लिए आ गया। गुडविल कैसे निकालेंगे? किस किसने गुडविल यहाँ पर नहीं करा मेरे साथ, हाथ खड़ा करे जिसने गुडविल नहीं करा। एक बच्चे ने नहीं करा, कोई बात नहीं है, ठीक है, बाकी सबने कर रखा है ना। तो आप लोगों की रिवीजन है, आप लोगों की है रिवीजन, सीख लेना, बता दूंगा कैसे करते हैं। यहाँ देखते क्या लिखा है, फर्नीचर से अंडर वैल्यूड बाय। आज एक नई चीज सीखेंगे, वैसे मैं कल में करा चुका था ये सीखेंगे कि अंडर वैल्यूड बाय कैसे करना होता है। अंडर वैल्यूड का भाई समझ लो या बहन समझ लो,
एक होगा ओवर वैल्यूड बाय। तो दो चीज़ें करेंगे ये, अंडर वैल्यूड बाय और ओवर वैल्यूड बाय। अगर एग्जाम में अगर एडजस्टमेंट आ गई कि यहाँ लिखा है अंडर वैल्यूड बाय लिखा है, ये भी तो आ सकती है, ओवर वैल्यूड बाय भी तो आ सकती है, तो वो सीखेंगे हम कि कैसे करना है हमें। बाकी स्टॉक के बारे में कह रहा है, बाकी क्रेडिट बोल रहा है, रिकॉर्डेड बस ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कह रहा है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनरशिप अकाउंट बनाओ और न्यू बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है, वैसे बोल रहा है। बाकी बोल रहा है वैल्यू निकालो, इसे छोड़ दो, ये हटा दो। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, पहले आते थे, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा लग रहा है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा लग रहा है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या मैं इसमें एनपीएसआर निकालूं? क्योंकि देखो मुझे अल्टीमेटली गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? सैक्रिफाइस रेशियो चाहिए। और ये कैसे निकलेगी? ये निकलेगी ओल्ड माइनस न्यू से निकलेगी। तो मुझे ये बताओ, ओल्ड तो क्वेश्चन में गिवन है मेरे पास 5:3, और न्यू क्या मुझे निकालनी पड़ेगी? ये कोई ट्रिक है, ट्रिक से निकाल सकता हूँ मैं, बताओ। ये लिखा तो है कि 1/4 लिखा है, ठीक है, और लिखा है उसको कंट्रीब्यूटेड बाय इक्वली एन बी, ए और बी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब नई रेशियो निकाल, मतलब न्यू रेशियो निकालें, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, सेकंड रेशियो निकलेगी। इज दैट न्यू रेशियो 1:1 ले लें? नहीं, ऐसा नहीं होगा ना, न्यू रेशियो 1:1 नहीं आएगी। तो सुनो ध्यान से, क्या बोल रहा है कि इस रेशियो भाई ए और बी का प्रॉफिट है ना, ए और बी इस रेशियो में दे रहे हैं ना इसको, ए और बी इस रेशियो में दे रहे हैं ना प्रॉफिट्स को, ठीक है। तो भाई ए इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी मतलब दोनों बराबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना। ध्यान से, ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/4 का 1/2, और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/4 का 1/2, तो मतलब बराबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना। तो रेशियो क्या आएगी? इक्वल निकल के आएगी। रेशियो क्या आएगी? इक्वल निकल के आएगी। आप लोग चेक कर सकते हो, घर पे निकाल के चेक कर सकते हो इसको। क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तब आता है आपको अच्छे समझाएंगे करना क्या है, करना क्या नहीं है। अच्छा, जितना मैं कर रहा हूँ ना अभी, इसमें दो टर्म नहीं आई है इसके अंदर, एक WCR नई टर्म आई है इसके अंदर, और एक इसके अंदर प्रोविडेंट फंड, दो टर्म नहीं होगी इसके अंदर। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन बोर्ड में आ गया, क्वेश्चन इसमें आ गया, बोर्ड में आ गया। अब मैंने मान लो WCR आपको नहीं कराया, मैंने आपको PF नहीं कराया मैंने आपको, तब क्वेश्चन कितना करके एग्जाम में आओगे? तो पहले क्वेश्चन उतना करते हैं जितना क्वेश्चन हम एग्जाम में करके आएंगे, पहले क्वेश्चन उतना टाइम करते हैं। क्योंकि हमेशा ना अकाउंट्स के अंदर नंबर मिलेंगे लिखने के, जितना ज़्यादा टाइम करेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, उतने नंबर ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा तो नहीं कि एक पॉइंट नहीं आया तो क्वेश्चन छोड़ दिया, करके तो पूरा आना पड़ेगा ना। तो पहले अटेम्प्ट करते हैं जितना में आता है। तो क्या बोल रहा है? पहले बोल रहा है ये क्या बनाओ? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पर क्रेडिट और यहाँ पर डेबिट साइड निकल के आ गई। अमाउंट के बाद पर्टिकुलर, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर आ जाएगा। एक फॉर्म बन गया। दूसरा क्या बनाएंगे? दूसरा बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। यहाँ पर क्रेडिट और यहाँ पर डेबिट। पार्टनर के नाम मैं भूल गया, नाम बोलना, नाम क्या थे? ABC नाम है, तो ठीक है। यहाँ A, यहाँ B और यहाँ C। यहाँ आ जाते हैं पर्टिकुलर पे, यहाँ पर A, यहाँ B और यहाँ पर C। देखो जिसको समझ में ना है ना, बोल देना, डाउट मन में मत रखना, क्योंकि वीडियो से डाउट आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेटर है कि यही पूछ लो, क्लियर रहेगा। अब क्या बनाएंगे इसके बाद? बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट बन रही है यहाँ पर, जो कि मैच नहीं करती है। अमाउंट, एसेट्स आ गए यहाँ पर। दानिश फॉर्मेट ढंग से बनाओगे, पहले बता रहा हूँ, अच्छे से क्वेश्चन करोगे। आपकी इस समय ना प्रॉब्लम यही है कि आप ना क्वेश्चन प्रेजेंटेशन से नहीं कर रहे हो, ठीक है जी? यहाँ तक क्लियर है? अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्या ही बना दिया मैंने, ये सब रब कर देता हूँ मैं। इधर देखो, पहले मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? एडजस्टमेंट से करेंगे। कहाँ से करेंगे?
एडजस्टमेंट से करेंगे, ये बताया था मैंने, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, एडजस्टमेंट से करनी है। क्यों करनी होती है, रीजन सुन लो, एडजस्टमेंट के मार्क्स ज़्यादा होते हैं बेटे, ज़्यादा होती हैं। मान लो बाई चांस पेपर कर रहे हो, तुम्हारा ऐसा ना हो तुम्हारा पेपर छूट गया, तो तुम अगर एडजस्टमेंट करके आओगे तो ज़्यादा चांसेस में मार्क्स तुम्हें ज़्यादा मिलेंगे, मार्क्स में क्या मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ देखो पहले क्या कर रहा है, पहले बोल रहा है सी ब्रिंग 30,000 फॉर शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। कैसे करेंगे इसको, कोई बता सकता है? पार्टनरशिप अकाउंट में आएंगे, ठीक है जी। आगे यहाँ लिखे, एक लाइन छोड़ देते हैं, बैलेंस बीडी के लिए एक लाइन छोड़ देते हैं, कैश लिखेंगे यहाँ पर, और क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे। लेकिन अमाउंट 30,000 रुपये है, अमाउंट क्या है, 30,000 रुपये। इनके अलग अलग अमाउंट तो गिवन ही नहीं है, और अलग अलग गिवन होते तो कर लेते। तो दिक्कत आ गई इसके अंदर, दिक्कत आ गई ना भाई। 30,000 तो कंबाइन दे रखा है, क्या दे रखा है, कंबाइन अमाउंट इनका कितना है, 30,000 अमाउंट कंबाइन दे रखा है। मुझे गुडविल का अमाउंट गिवन नहीं है और मुझे इसका अमाउंट भी गिवन नहीं है, पर मैं क्या गुडविल का अमाउंट निकाल सकता हूँ, क्या मैं गुडविल का अमाउंट निकाल सकता हूँ? कैसे निकलेगा गुडविल का अमाउंट? गुडविल का अमाउंट निकलेगा यहाँ से, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 3 टाइम्स बोला है ना नंबर ऑफ परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो मतलब गुडविल कैसे निकालोगे, गुडविल निकालोगे आप 3 इंटू सुपर प्रॉफिट। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 4 ईयर्स का 20,000 रुपये, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में 12,000 रुपये। तो मुझे ये बताओ सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर होता है एवरेज माइनस नॉर्मल होता है। तो एवरेज कितना आ गया, 20,000 रुपये आ गया, और नॉर्मल कितना आ गया, 12,000 निकल के आ गया। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 8,000। यहाँ 8,000 पुट कर देता हूँ, 3 इंटू 8,000 कितना आ गया, 24,000। अभी 24,000 जो है क्या है, ये गुडविल फर्म की है, गुडविल किसकी है, ये फर्म की है। मुझे तो सी का शेयर निकालना है, सी का शेयर कितना गिवन है, 1/4 दे रखा है। तो सी का शेयर 1/4 दे रखा है, तो सी का शेयर क्या हो जाएगा, सी का शेयर हो जाएगा 1/4 इंटू 24,000। कितना निकल के आ गया, 6,000 निकल के आ गया। कितना आ गया, मतलब कि गुडविल का अमाउंट कितना है, 6,000 है। गुडविल का अमाउंट कितना है, 6,000। तो कैपिटल कितनी होगी, कैपिटल 24,000 होगी। कैपिटल कितनी होगी, ये समझ में आया, पॉइंट कैसा था ये वाला, अच्छा था मुश्किल था, मतलब बढ़िया पॉइंट था ना, कि पॉइंट गिवन नहीं है। एक बार आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, को समझ में नहीं आया होगा। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 3 ईयर्स नंबर ऑफ परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। मतलब गुडविल का फॉर्मूला जो बोल रहा है कि क्या करोगे, सुपर प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 3 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में 20,000 गिवन है, नॉर्मल गिवन है 12, ठीक है। तो 20 माइनस 12 किया, 8 निकल के आ गया। 8 को मैंने यहाँ पुट कर दिया, 3 इंटू 8 कितना आया, 24,000 निकल के आया। अब ये 24,000 फर्म की गुडविल निकल के आ रही है, किसकी आ रही है, फर्म की। मुझे चाहिए नए वाले पार्टनर का शेयर, तो नए वाले पार्टनर का शेयर 1/4 दे रखा है, तो 24,000 का 1/4 निकाला, 6,000 निकल के आ गया। आया समझ में भी। अब सुनो ध्यान से, अब 6,000 निकल के आ गया। अब इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं ध्यान से, यहाँ आ जाओ। तो यहाँ आ जाएगा 24,000 रुपये। अब 6,000 लेके आया गुडविल के पैसे, तो 3 मिलेंगे, 3 इसको मिलेंगे और 3 इसको मिलेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 है ना, इसलिए। अब यहाँ आओ जरा, बैंक में भी, बैलेंस शीट में भी आएंगे। तो बैलेंस शीट में यहाँ पर हमारा कैश, तो कैश के बाद बैलेंस चेक कर लो कितना गिवन है, उसमें क्या करेंगे, 24,000 रुपये और प्लस 6,000 रुपये तो ऐड कर देंगे। चेक करें कितना है, कैश नहीं है, बैंक गिवन है। क्या गिवन है, बैंक गिवन है। बैंक का बैलेंस 6,000 गिवन है। तो आप क्या करो, यहाँ पर आप बैंक लिख लो, यहाँ पर ना ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर ना आप बैंक लिख लो। क्या लिख लो, यहाँ पर बैंक लिख लो, और यहाँ पर भी आप बैंक लिख लो। क्या लिख लो, बैंक लिख लो। 6,000 भी है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं ना। अब जरा यहाँ आ जाओ, तो मतलब इसमें हमने बैंक वाला काम कर दिया ना, तो बैंक में एक टिक लगेगा। और देखो गुडविल वाला काम हमने कर दिया ना, 2 जगह डाल दी इसको, 2 टिक आ जाएंगे यहाँ पर, मतलब कैपिटल पे, और यहाँ पर 2 टिक निकल के आ गए ना। ये तो हमने इसका अमाउंट कैलकुलेट करना था, ये हमने कर दिया, इसका एक टिक आएगा, एडजस्टमेंट नहीं है, ये अमाउंट निकालना था। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं ना, यहाँ तक क्लियर है।
पक्का। नेक्स्ट क्या कहता है पढ़ना, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट में क्या कहता है, नेक्स्ट में कहता है फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 12,000 रुपीज, अंडर वैल्यूड बाय 12,000 रुपीज। अब ये बहुत इजी है, कभी कभी ना 10% लिखा आता है, कभी ये लिखा आता है 10%, 20%, परसेंट में भी आता है, परसेंट का भी करेंगे, परसेंट का थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, परसेंट का थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो भी करेंगे, और अभी क्लास वाच मुश्किल बनाएंगे नहीं, मैं परसेंट का लिख के करा सकता हूँ, बट क्वेश्चन अभी भी टफ है ये। एक तो 2 पॉइंट टफ इसके अंदर आ गए, सेकंड WCR भी नया सीखना है इसके अंदर। तो सुनो, इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि फर्नीचर जो है ना, फर्नीचर जो है, फर्नीचर अंडर वैल्यूड बाय, अंडर वैल्यू का मतलब था कम लिखा है, क्या लिखा है, कम लिखा है, मतलब कि क्या है, बुक में फर्नीचर कितना लिखा है, बुक में फर्नीचर लिखा है आपके पास कितना है, फर्नीचर 20,000 का है, कितना है, 20,000 का फर्नीचर आपने लिखा हुआ है, और एक्चुअल वैल्यू फर्नीचर की क्या है ना, हमें पता नहीं है, पर हमें ये पता है कि एक्चुअल से 12 कम लिखा है हमने, एक्चुअल से 12 हमने कम लिखा है। समझ में आ गया अंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है, अंडर वैल्यू का मतलब ये हो गया कि फर्नीचर की, देखो फर्नीचर की रियल वैल्यू ये है, फर्नीचर की रियल वैल्यू ये है, आपने वैल्यू ये लिखी है, कम लिखी है, अंडर लिखी है, क्या लिखी है आपने, अंडर, मतलब एक्चुअल से कम लिखी है, तो मतलब वैल्यू आपने कम लिखी है, तो रियल में फर्नीचर ज्यादा वैल्यू का, कम वैल्यू का है, ज्यादा वैल्यू का है, तो सही करने के लिए क्या करोगे, वैल्यू बढ़ाओगे कम करोगे, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ाएंगे, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। समझ में आ गया, मतलब फर्नीचर बढ़ रहा है ना, ऐसे बढ़ रही है, तो रिवोल्यूशन जब ऐसे बढ़ेगी क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा, ये देखो फर्नीचर की रियल वैल्यू ये है, आपने क्या किया, आपने कम दिखाई है वैल्यू, आपने कम रिकॉर्ड किया है, अंडर, हाँ आपने कम लिखी है आपने वैल्यू, तो रियल वैल्यू ये है और आपने लिखा कम है, तो क्या करोगे, बढ़ाओगे ना, माइनस कोई माइनस नहीं बोल रहा, सब प्लस बोल रहे हैं, कोई प्लस नहीं बोल, सब प्लस बोल रहे हैं कोई प्लस नहीं बोल रहा, सब प्लस बोल रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग में देख लेना कि क्या बात है ये, ठीक है भाई, फाइनल बोल देता हूँ, रिकॉर्डिंग में भी अगर कंफ्यूजन किसी को होगा है तो सुन लो, ये वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू, हमने कम लिखा है, हमने अंडर लिखा है, क्या लिखा है हमने, अंडर वैल्यू, मतलब कम लिखा है हमने, तो लेकिन वैल्यू तो ज्यादा है ना, तो सही करने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना, पक्का पक्का, ठीक है जी। अब तो 12 से वैल्यू बढ़ाएंगे, 12 से वैल्यू बढ़ाएंगे, समझ में आ रहा है ये, तो 12 से वैल्यू बढ़ाएंगे तो रिवोल्यूशन में जाएंगे, पहले जाएंगे रिवोल्यूशन में, तो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर 12 से बढ़ रहा है, लिख दिया, और बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट ये रही, तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, फर्नीचर कितने का था, 20 का था पहले, और 12 से बढ़ा दिया, फर्नीचर कितने का हो गया, 32 का फर्नीचर हो गया। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना, तो मतलब ये हमने फर्नीचर वाला पार्ट हमने कर लिया, 2 टिक लगा दिए इसके आगे, और फर्नीचर वाला पार्ट हमने अलग कर दिया, 1 टिक लगा दिया इसके आगे। अब क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस टू 13,000। अब ध्यान से एक चीज सुनो, ध्यान से एक चीज सुनो, ध्यान से, जब मैं बोल रहा हूं ना रिड्यूस टू या डिक्रीज, रिड्यूस या डिक्रीज टू, ठीक है, एक तो टर्म ये कैटेगरी है, एक कैटेगरी ये है रिड्यूस्ड बाय, और एक कैटेगरी है डिक्रीज बाय, एक यहां पर कैटेगरी है रिड्यूस की जगह पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज टू, या होगा रेज्ड टू, या होगा इंक्रीज बाय, या होगा रेज्ड बाय, ठीक है, क्लियर है ये, एक कैटेगरी ये दे रखी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, और एक आपकी कैटेगरी ये वाली हो गई जो हम ऊपर कर चुके हैं, ओवर वैल्यूड बाय, और एक होगा अंडर वैल्यूड बाय। इसमें 2 चीजें होंगी, या तो आपको अमाउंट गिवन होगा या आपको परसेंटेज गिवन होगी, ठीक है, ये आपने समझ लिया रंग से, मैं बिलीव में लिख के कह सकता हूं आपको रिवोल्यूशन में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा थोड़ा सही फ्रेज कर देता हूँ, 95% एडजस्टमेंट जो होंगी रिवोल्यूशन की उसमें दिक्कत नहीं आएगी, एक आध एडजस्टमेंट होगी जो आपको परेशान करेगी, अगर ये तो समझ में आगे कभी भी किसी में अटकोगे नहीं आप, किसी भी रिवोल्यूशन की जो एडजस्टमेंट आएगी उसमें अटकोगे नहीं, मतलब सुनो ध्यान से, जब मैं बोल रहा हूँ रिड्यूस टू बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, रिड्यूस टू बोल रहा हूँ,
या मैं इंक्रीज या रेज टू 2 बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, सुनो, डिक्रीज का मतलब क्या, वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। सुनो, जैसे मैंने कहा 1 लाख की चीज थी, अब उसकी वैल्यू चीज कितनी हो गई, 20,000 हो गई, कितनी हो गई, 20,000, क्या हो गई, तो वैल्यू कहाँ है, कम हो रही है ना, वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, देखो कम हो रही है यार। अच्छा 1 लाख की चीज 20,000 हो गई तो वैल्यू कम हो रही है ना, तो इसे बोलेंगे मैं बताऊँ रिड्यूस टू 20,000, रिड्यूस टू 20,000। और मैं यहाँ बोलूंगा इस केस में क्या बोलूंगा मैं, रिड्यूस बाय 80,000, रिड्यूस बाय 80,000। समझ में आया ये केस, ये कोई दिक्कत के अंदर नहीं आ रहा समझ में? तो उसमें 80,000 आ जाएगा ना रिड्यूस टू वाले में। अब रिड्यूस टू में 80,000 कैसे आएगा? 1 लाख माइनस 20, 1 लाख की 20 बची भाई 1 लाख था 20 निकालोगे तो 80,000 तो कम हुआ। देखो बाय का मतलब होता है कि कितने से कम हुआ, बाय का मतलब हुआ कितने से कम हुआ, और टू का मतलब होता है कितना कम हुआ, मतलब कितना लेस कम हो गया, कितना आ गया। ऐसे यहाँ देखो 1 लाख की चीज थी, ये कितनी हो गई, 1 लाख 20 की चीज हो गई, तो जब मैं बोलूंगा इंक्रीज टू बोलूंगा तो यहाँ बोलूंगा 1 लाख 20 बोलूंगा, और जब मैं इंक्रीज बाय बोलूंगा तो कितना बोलूंगा, 20,000 बोलूंगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? बस ये चीज समझो। अब ध्यान रखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस टू 13,000 बोल रहा है, रिड्यूस टू 13,000 बोल रहा है, मतलब कि स्टॉक पहले कितने का था, 15 का था, अब स्टॉक कितने का हो गया, 13 का हो गया, मतलब कम कितने से हो रहा है, 2 से, कम कितने से हो रहा है, 2 से। हमें चेक करना है कि डिफरेंस क्या है, हमें चेक करना है डिफरेंस क्या है, तो 2 से कम हो रहा है, 2 से कम हो रहा है, तो जब 2 से कम होगा तो फिर क्या करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, स्टॉक लिखेंगे और 2 से कम कर देंगे, ठीक है जी। और बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाके यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक, यहाँ लिखेंगे स्टॉक, और 2,000 से कम हो गए 13,000 कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत के अंदर, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। स्टॉक मैंने ऐड कर दिया और यहाँ मैंने स्टॉक की भी एंट्री कर दी 2 बार। अब क्या रह गया, प्रोविडेंट फंड रह गया, क्या रह गया, प्रोविडेंट फंड रह गया। अब बताओ प्रोविडेंट फंड बी रेज्ड बाय 1,000, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोविडेंट फंड 1,000 से बढ़ गया, प्रोविडेंट फंड 1,000 से बढ़ गया। प्रोविडेंट फंड पहले कितने का था, 10,000 का था, अब कितने का हो गया, 11 का हो गया, कितने का हो गया, 11 का हो गया। लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो इस साइड आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे पीएफ, क्या लिखेंगे यहाँ पर, पीएफ कितने का, 1,000 रुपए का, और यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे पीएफ कितने का, 11,000 का। भाई 10 का पहले था, 11 का आ गया। अच्छा पीएफ होता क्या है ये तो बताओ, पीएफ होता क्या है? पीएफ को भी मैंने जैसे नॉर्मल लायबिलिटी वैसे ट्रीट किया है, पीएफ को मैंने ऐसा जैसे नॉर्मल लायबिलिटी है मैंने वैसे ट्रीट किया और वैसे ट्रीट करना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जैसे लायबिलिटी की ट्रीट करते हो वैसे ट्रीट करो पीएफ को। पर पीएफ होता क्या है, किसी को आइडिया है? नहीं, अब मैं बताता हूँ कि पीएफ क्या होते हैं, ध्यान सुनना। पीएफ, ये पीएफ क्या होते हैं, देखो सिंपल सी बात है। लेट्स सपोज करो कि कहते हैं आप लोग ना 2025 है, मान लेते हैं कि आप लोग जहाँ जॉब पे आज स्टार्ट हो गए, आज आपने जॉब करना स्टार्ट की है, और लेट्स सपोज कि आपकी जो लाइफ होगी क्या होगी, 30 ईयर्स तो आप काम करोगे 30 ईयर्स क्या करोगे, काम करोगे। यहाँ मान लेते हैं कि आज 30 साल की हो उस समय आप, 30 ईयर्स आपकी क्या है इस समय, करंट एज है, करंट एज है, ठीक है। और आप 60 साल में क्या हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे, 60 एज पे क्या हो जाओगे आप, रिटायर हो जाओगे। तो आपकी सर्विस कितनी की हो गई, सर्विस हो गई आपकी 30 ईयर्स की सर्विस हो गई आपकी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मुझे बताओ अगर आप आज लगे हो, ज्वाइनिंग करिए आपने, 30 साल बाद आप रिटायर करोगे, जब 30 साल बाद आप रिटायर करोगे, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी रिटायरमेंट के टाइम में आपको कुछ पैसा देगी, कुछ क्या देगी, पैसा देगी, कैश देगी, क्या देगी, कैश देगी आपको। अब जो कैश कंपनी ने दिया है तो अब कंपनी के लिए तो खर्चा हो गया ना एकदम से, वो कंपनी के लिए तो खर्चा हो गया, तो कंपनी के इतना पैसा हम कहाँ से लेके आएंगे भाई, हर साल एग्जैक्टली, अब याद आ गया, बता रखा है। तो क्या होगा, सैलरी में से ना, सैलरी में से क्या होगा, जो कि सैलरी है, सैलरी में थोड़ा थोड़ा हर महीने कटता रहेगा, हर महीने थोड़ा थोड़ा कटता रहेगा। लेट्स सपोज करो कि कहते हैं आपकी सैलरी है, मान लेते हैं अभी के लिए मान लेते हैं 1 लाख रुपए की सैलरी है, कितनी है, 1 लाख सैलरी की पर मंथ की सैलरी है, तो मान लेते हैं आपकी सैलरी से भी क्या होगा, 10% आपकी सैलरी से कट रहा है, तो 10% कितना हो गया, 10,000 रुपये हो गए, 10,000 हो गए, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। तो आपकी सैलरी से 10,000 रुपये हर महीने कटते रहेंगे 30 साल के लिए, तो कितना अमाउंट हो गया, 10,000 रुपये, ठीक है, इंटू 12, एक साल की निकल के आ गया, और इंटू 30, क्लियर है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। और मैंने यहाँ मेरी असम्पशन क्या है,
यहाँ मेरी assumption है कि आपकी सैलरी 30 साल के लिए क्या रहेगी, 1 लाख रहेगी। डरना मत कि भैया सैलरी बढ़ेगी, बढ़ा क्यों नहीं रहे हो आप, तो मैंने सैलरी फिक्स मानी है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं, ये पैसा आपका रहेगा, सेव रहेगा। और बताता हूँ सुनो, गवर्नमेंट का रूल क्या कहता है, गवर्नमेंट का रूल ये कहता है कि जितने पैसे आपकी सैलरी से कट रहे हैं उतने ही पैसे आपका एम्प्लॉयर देगा। आपको क्या देगा, एम्प्लॉयर देगा, क्या देगा आपका एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर भी आपकी कंपनी देगी। तो ये अमाउंट आ गया, तो इंटू 2 कर दूं उसको, मतलब इतनी आपकी सेविंग हो रही है, इतनी क्या हो रही है आपकी सेविंग हो रही है। अब ये पैसा जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपके पीएफ अकाउंट में डालेगा। अब इसी पीएफ को क्या होगा, इसको इसी को आप इन्वेस्ट करोगे, क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। कहाँ इन्वेस्ट होगा, जनरली स्टॉक मार्केट में हर जगह इन्वेस्ट होता है, हर जगह इन्वेस्ट होता है ये, ठीक है, शेयर मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। और जब आप रिटायर होगे तो कुछ पैसा आपको एक मतलब इकट्ठा दिया जाएगा। लेट्स सपोज कि आपको 60% आपको हाथ में दे देंगे, और जो 40% है जो बच जाएगा वो आपको ऐसा पेंशन देंगे, ऐसा क्या देंगे आपको, पेंशन देंगे। क्लियर है ये, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। अब सुनो, प्रॉब्लम क्या आती है प्राइवेट सेक्टर में ना, प्राइवेट सेक्टर में जनरली जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो तो पीएफ आपको देती हैं, वो तो पीएफ देती हैं, बट जो छोटे सेक्टर जो होते हैं, जो हमारे घर के आसपास जो दुकान, छोटी बड़ी दुकानें जो होती हैं, वहाँ पीएफ नहीं मिलता। पता है क्यों, रीजन क्या है भाई, आपकी सैलरी से काटना आसान है, बट रूल क्या गवर्नमेंट का क्या है कि जितना आपने काटा है उतना एम्प्लॉयर को अपनी जैसे भरना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयर बोलेगा मैं अपनी जैसे क्यों भरूँ पैसे, आया बात समझ में। तो जो छोटे छोटे जो मतलब जो शॉपकीपर जो होते हैं आसपास, जो सोल मतलब प्रोप्राइटरशिप जो होते हैं, जनरली मतलब पीएफ देते नहीं है। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वहाँ आपको मिलेगा पीएफ। क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं ना। तो पीएफ समझ में आ गया आपको अच्छे से कि पीएफ क्या होता है, ठीक है जी। पीएफ को क्या मानना है, लायबिलिटी मानना है, क्या मानना है, लायबिलिटी, क्योंकि ये पैसा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वापस करना है एम्प्लॉय को। पीएफ समझ में आया है, पीएफ समझ में आया है, ठीक है जी, ओके जी। तो ये मैंने कर दिया ना, पीएफ मैंने कर दिया ना, तो पीएफ पे टिक लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बोला क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 6000। इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिटर आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 6000, मतलब 6000 के क्रेडिटर रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, 6000 के क्रेडिटर रिकॉर्ड नहीं हुए। तो क्रेडिटर क्वालिटी कितने के हैं, 2000 के हैं, 6000 के रिकॉर्ड हुए नहीं है, तो क्रेडिटर तो बढ़ रहे हैं, लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी बढ़ेगी तो रिवॉल्यूशन में कहाँ जाएंगे, कोई नहीं बताएगा तक्ष के अलावा। तक्ष लायबिलिटी बढ़ रही कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी बढ़ रही कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, नोट खोल के चेक करके बताओ। जब लायबिलिटी बढ़ती है तो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, रिवॉल्यूशन में कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ये रहे, देख के बताओ। जब लायबिलिटी बढ़ेगी कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, क्रेडिटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रेडिटर लिखेंगे। कितने से बढ़ रही है, 6000 से। समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट है ये, अगर वो रूल याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। 6000 हो गया, 2000 के क्रेडिटर ऑलरेडी बैलेंस में गिवन थे, तो यहाँ क्रेडिटर कितने हो जाएंगे नए, अब किसने कहा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ लिख रहा हूँ कितना आ गया यहाँ पर, 8000 आ गया, ठीक है सुखमीत, कहाँ लिखा है, लेफ्ट साइड लिखा है, ठीक है जी, क्लियर है। चलो अब यहाँ देखते हैं आगे, आगे आते हैं, आगे आते हैं, आगे आगे। चलो क्रेडिटर भी हमने कर लिया, 2 टिक आ गए और 1 टिक यहाँ लगा दिया, खत्म। अच्छा एबी के बैलेंस कहाँ जाएंगे, पार्टनरशिप में जाएंगे, 30,000 40,000, तो पार्टनरशिप में डालो, यहाँ डाल लेते हैं बैलेंस बीडी में 30,000 रुपये और 40,000 रुपये, खत्म। लो मैंने ये भी पुट कर दिया। अब ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो, इसमें क्या क्या रह गया जो मैंने पोस्ट नहीं किया, मशीन में डाटा पोस्ट नहीं करे, तो वो तो मुझे कराना है ना, तो मशीन में डाटा पोस्ट कर देता हूँ 30,000 और 15,000 रुपये। तो यहाँ लिख देते हैं मशीनरी, मशीनरी है 30,000 की और डेटर कितने के हैं, डेटर है 15,000 के, डेटर है 15,000 के, यहाँ पोस्ट कर दिए। आ जाओ जरा वापस, तो मतलब मैंने ये भी पोस्ट कर दिए, खत्म। अब एसेट में लिखा है मैंने, ओहो ये काम तो बहुत बढ़िया किया आपने मनीष का, बता दिया, वरना फिर 22,000 से डिफरेंस निकल गया था। सर फिंगर्स को जॉइन कर रहे हो, कुछ काम ही नहीं क्यों नहीं कर पाए कभी कभी। अच्छा आप डब्ल्यू पे आ जाए, देखो देख रहे हो, मैंने आपको इतना क्वेश्चन दिया और आप इतना करके आप आ रहे हो।
आपने क्या किया, आपने WCR नहीं किया ना, आपने WCR नहीं किया तो कितने नंबर कट जाएंगे। एक तो आपने WCR नहीं किया, दूसरा आपको पता है कि WCR का हो सकता है रिवोल्यूशन में जाएगा, तो आपने रिवोल्यूशन की क्लोजिंग नहीं करी होगी, फिर पार्टनर्स की भी क्लोजिंग नहीं की होगी, फिर आपने बैलेंस शीट मैच नहीं करी होगी, तो कुल मिला के मोटा मोटा आपका 1.5 से 2 नंबर कट सकते हैं आपके। पर सोचो जहाँ पूरा क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो 0 मिलेंगे। अभी आपके मतलब 1 से 1.5 नंबर हो सकता है या 2 नंबर हो सकता है आपके कट जाए, तो मार्क्स तो मिलेंगे ना इसके अंदर। अब इसे बोलते हैं कि मरते दम तक ट्राई करना। क्लियर है ये। अब ध्यान से देखो कि पोस्टिंग कैसे करनी है WCR की। तो पहले आते हैं WCR पे WCR होता क्या है, पहले आते हैं WCR पे WCR होता क्या है, मैं नहीं समझते WCR का, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब क्या होता है, पहले यहाँ सुनो। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, अमिताभ बच्चन की मूवी थी कालिया। जानते हो अमिताभ बच्चन कौन है, उनकी मूवी थी कालिया, ठीक है। कालिया मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है, कैसी मूवी थी, क्या था उसके अंदर। तो वहां से मुझे हमेशा, मैं जब भी पढ़ाता हूँ ये मैं हमेशा इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन होता क्या है, जैसे मान लो सपोज करो कि ये आपकी फैक्ट्री है, क्या आपकी ये फैक्ट्री है आपकी। अब मान लो यहाँ पर आपका एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, यहाँ पर एम्प्लॉय क्या कर रहा है आपका, ये काम कर रहा है एम्प्लॉय। अब मान लो एम्प्लॉय काम कर रहा है, काम करते करते एम्प्लॉय के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है ना, भाई फैक्ट्री में काम कर रहा है ना, मिसहैपनिंग हो सकती है, हो सकता है हाथ चले जाए, आंखें चली जाए, या हो सकता है मानो कंस्ट्रक्शन साइड पे काम कर रहा है ऊपर से नीचे गिर जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो जब मैं कालिया मूवी का एग्जांपल देता हूँ, कालिया मूवी में क्या होता है, अमिताभ बच्चन की मूवी है कालिया, उसमें बेसिकली अमिताभ बच्चन का नाम कालिया होता है ठीक है, देखी किसी ने, नहीं देखी, बताता हूँ। तो अमिताभ बच्चन के भाई का नाम, भाई होते हैं कादर खान। कादर खान होता है, कादर खान कौन है, कादर खान को नहीं जानते, चलो कोई बात नहीं। मतलब अमिताभ बच्चन के बड़े भाई का नाम ना, मतलब बड़े भाई का जो रोल प्ले किया कादर खान ने प्ले किया है। तो कादर खान किसी फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, और जो फैक्ट्री होती है कपड़े बनाने की फैक्ट्री होती है। तो कपड़े बनाने की फैक्ट्री में जनरली हाथ से कपड़ा बनता है उस टाइम, मतलब मशीन है, हाथ अब हाथ से मतलब उसमें कुछ यूज करना है, तो हाथ ना ऐसे लगाने पड़ते हैं कि नट डालने के लिए, निकालने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, जो कादर खान वाला अमिताभ बच्चन के जो भाई हैं उनके हाथ ना ऐसे डाल रहे होते हैं, वो हाथ ना उनके टूट जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं हाथ, तो वो क्या बन जाते हैं, वो चोले के ठाकुर बन जाते हैं, मतलब हाथ ऐसे हो जाते हैं, एग्जैक्टली बीमारी हो जाते हैं। अब सोचो मिसहैपनिंग हो गई ना, और क्या था अमिताभ बच्चन के घर में जो उसके भाई होते हैं वो एक मतलब सोल ब्रेड रनर होते हैं, मतलब कमाने वाले सिंगल होते हैं। अब अमिताभ बच्चन क्या करते हैं, ये जाते हैं जो फैक्ट्री का ओनर उसके पास जाते हैं, कहते हैं भाई, कहते हैं मेरा मतलब फैक्ट्री में काम करते हैं मेरे मतलब जो भाई हैं उनके मतलब ऐसे हाथ मतलब वो हुए हैं, और आपकी फैक्ट्री में ऐसा हुआ है, तो आपकी लीगल मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ना उनको कंपनसेशन दो, क्या दो उनको कंपनसेशन दो, आप कुछ पैसे दो, सो दैट उनका ट्रीटमेंट किया जा सके, और क्या कहते हैं, और जो उनकी बाकी की लाइफ है वो अपने ढंग से जी सके, ये होता है। लेकिन जो ओनर होता है फैक्ट्री का, जो ओनर होता है वो मना कर देता है, कहता है मैं पैसे दूंगा नहीं, मैं पैसे दूंगा, भाई कौन खर्चा करना चाहेगा, वो पैसे देना मना कर देता है। होता क्या है, जैसे उनके जो भाई हैं उनका इलाज नहीं हो पाता, उनके भाई की डेथ हो जाती है, तो भाई की डेथ हो गई है, अब कालिया जो है, कालिया रिवेंज लेता है मिलके ओनर से कि भाई कहते हैं मेरी इसकी वजह से मेरे भाई की कहते हैं डेथ हो गई, इसने पैसे दिए दिए, तो कालिया कहते हैं रिवेंज लेने जाता है, लेकिन भाई मिल का ओनर तो पैसे वाला है, तो वो पुलिस को कॉल करता है और कालिया को जेल में भिजवा देता है। और कालिया इसका नाम कल्लू होता है स्टार्टिंग से, तो कल्लू 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 से कालिया बन जाता है, फिर वो बाद में जेल से निकल के आता है, फिर रिवेंज लेता है पूरा। तो पूरी कहानी ये है। तो कहानी अगर मान लो फैक्ट्री ओनर अगर WCR दे देता उसको, मतलब WCR बनाता, तो कालिया मूवी की कहते जो कहानी है वो बनती नहीं। तो आपको हिंट लग गया होगा WCR होता क्या है। तो WCR क्या होता है, अगर मान लो फैक्ट्री में जो आपका ओनर है अगर उसके साथ मिसहैपनिंग हो जाए तो आपको पैसा देना पड़ेगा, पैसा आपको देना पड़ेगा लीगली। बट अगर आप पैसा जब उसको दोगे टाइम पे, हो सकता है उसमें पैसा ना हो, पैसा नहीं होगा तो कल्लू से कालिया बन जाएगा, तो कल्लू से कालिया ना बने, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पैसा सेव करोगे, पैसा क्या करोगे आप सेव करोगे, और जो पैसा आप सेव करोगे उस पैसे को बोलेंगे WCR। क्या बोलेंगे, WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मतलब कि आपने पैसा, रिजर्व का मतलब क्या हुआ, पैसा सेव किए, रिजर्व का मतलब क्या हुआ, पैसा सेव किया, क्यों किया, वर्कमैन को देने के लिए, मतलब कंपनसेशन पे करने के लिए, कंपनसेशन पे करने के लिए किसको पे करोगे भाई, वर्कमैन को पे करेंगे, किसको पे करेंगे, वर्कमैन को पे करेंगे। उल्टा पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा। भाई रिजर्व है मतलब पैसा सेव किया है किसके लिए, कंपनसेशन पे करने के लिए, किसको पे करोगे, वर्कमैन को पे करोगे। और वर्कमैन को क्यों पे करना है, फैक्ट्री में या कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो पैसा पे करना पड़ेगा, और पैसा पे नहीं करोगे तो क्या होगा, कल्लू से कालिया बन जाएगा। क्लियर है कोई दिक्कत के अंदर। ये मूवी की स्टोरी है एक्चुअल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम देखना, ठीक है। क्या ये नहीं करता, सैलरी में से नहीं करता, ये भाई कंपनी की मतलब जो कंपनी है उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए यार इंडिया में ना लेबर लॉ तो ये बोलता है, बट आप मैंने अपना PF मैंने आपको बताया, ठीक है,
पीएफ कौन फॉलो कर रहा है बताओ, कि मतलब 10% एम्प्लॉय से तो काट लेंगे, ठीक है, बट अपना कौन देना चाहेगा, तो उस चक्कर में जो कंपनी है ना वो पैसा बचाती है। अब डब्ल्यूसीआर भी सेम ऐसा ही है। जो दूसरा जो फैक्ट्री ओनर था, जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी मैंने आपको, ये रेल में ऐसा होता है, कुछ फैक्ट्री ओनर क्या करेंगे कि मतलब देते ही नहीं है, डब्ल्यूसीआर बनाते ही नहीं है और देते ही नहीं है, अपना पैसा बचाते हैं, तो उस चक्कर में फिर ये होता है। और उसी बेस में ना ये मूवी बनाई है ये। तो पहले ऐसा होता था कि लेबर लॉ इंडिया में बड़े मतलब बहुत स्ट्रिक्ट बन रखे, बने बहुत अच्छे, हम पेपर उठाओगे ना भाई क्या लॉ है, क्या लॉ है, क्या लॉ है, ठीक है, लेकिन वो क्या ही लॉ है, मतलब क्या इम्प्लीमेंट कुछ हो नहीं रहा है, ये चक्कर है। दिल्ली में अगर आप चेक करोगे मिनिमम सैलरी कितनी है आज की डेट में, अगर देखें मिनिमम वेज कितना है, एक बंदा अगर महीने में कमाना चाहे मिनिमम कितना अर्न करेगा, मिनिमम दिल्ली में निकल के आएगा मेरे हिसाब से 18 से 20 साल में निकल के आएगा। पर आप मुझे आप बताओ, अगर आप आज मार्केट में काम ढूंढने जाते हो तो कितने श्योर हो कि 18,000 आपसे मिल जाएंगे आपको, मिनिमम नहीं मिलेंगे। तो यही है कि लेबर लॉ मतलब जो है वो ऑन पेपर तो बहुत अच्छे बने हुए हैं, बट जब इम्प्लीमेंट की बारी आती है उनका बड़ा बुरा हाल है। यहाँ समझ में आ गया? तो आपको मीनिंग समझ में आ गया डब्ल्यूसीआर का? किसी को डाउट तो नहीं है? पक्का? मैं बहुत देर से बोला जा रहा हूँ किसी को डाउट तो नहीं है? पक्का? यहाँ तक। अब आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आते हैं, किस पे आते हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है सुनो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए हमने पढ़नी है पहले एडजस्टमेंट। क्या पढ़नी है हमें? एडजस्टमेंट। तो सुनो, डब्ल्यूसीआर के लिए जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बारी आएगी तो आपको क्या करना है, आपको पहले बैलेंस शीट में जो अमाउंट है पहले वो देखना है, बैलेंस शीट में जो अमाउंट है वो देखना है, गिवन बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ मैं, वो देखोगे आप, ठीक है। और दूसरा आप चेक करोगे एडजस्टमेंट का अमाउंट चेक करोगे, एडजस्टमेंट का अमाउंट चेक करोगे। कोई दिक्कत के अंदर? एक चीज आपको बता दूं, जो एडजस्टमेंट का अमाउंट है ये हमेशा न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ जाएगा ये? न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट मत रखना, इसके रिगार्डिंग कोई डाउट मत रखना। तो जरा आप चेक करते हैं, यहाँ देखो क्या एडजस्टमेंट में बैलेंस शीट का कोई अमाउंट गिवन है, चेक करो कि डब्ल्यूसीआर इतना है, मतलब क्लेम इतना, कुछ ऐसा बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कुछ क्लेम बोल रहा है? नहीं बोल रहा। ये क्वेश्चन देखो कि यहाँ पर गिवन है डब्ल्यूसीआर, यहाँ गिवन है, देखो यहाँ बैलेंस शीट में दे रखा है, कितना देखा है? 3,000 रुपये देखा है। तो ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा। तो आपको एडजस्टमेंट में चेक करना है अमाउंट। तो अगर एडजस्टमेंट अमाउंट गिवन नहीं है, अगर एडजस्टमेंट अमाउंट गिवन नहीं है तो क्या मानोगे? जीरो मानोगे। क्या मानोगे? जीरो मानोगे। क्या मानोगे? जीरो। क्या मानोगे? जीरो। बैलेंस में चेक करो, बैलेंस में कितना गिवन है, बैलेंस में चेक करो कितना गिवन है, बैलेंस में गिवन है 4,000। कितना गिवन है? 4,000। बैलेंस शीट में गिवन है 4,000, बैलेंस शीट में गिवन है 4,000। तो 4,000 माइनस, मतलब ये है, मैंने क्या लिया, ये मैंने बैलेंस शीट का लिया अमाउंट लिया, और ये मैंने एडजस्टमेंट का अमाउंट लिया, दोनों को मैंने क्या किया? माइनस किया। दोनों को मैंने क्या किया? माइनस किया। कितना निकल के आ गया? 4,000 निकल के आ गया ना। तो ये 4,000 कहाँ जाएगा? ये 4,000 जाएगा पार्टनरशिप में। कहाँ जाएगा ये? पार्टनरशिप अकाउंट में जाएगा। कितना पड़ेगा भाई? ये सिंपल सी बात है, पहले ये ओल्ड पार्टनर से बनाया ना ये, तो ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा, किसमें? ओल्ड रेशियो में। क्लियर है? कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना? पक्का समझ में आया ये? तो मतलब क्या करेंगे? 4,000 को बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितनी है? 5:3। तो वाला 8 को डिवाइड करोगे, यहाँ आ जाओ, इस पर आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या करना है हमें? यहाँ लिखेंगे डब्ल्यूसीआर लिखेंगे हम, कितना था डब्ल्यूसीआर? 4,000 था ना, तो 4,000 बटेगा 5:3 के अंदर। तो 5:3 के अंदर डिवाइड कर लेते हैं 4,000 को, 4,000 को डिवाइड करते हैं 5/8, 5 मतलब 2,500 निकल के आ गया, और वो निकल के आएगा 1,500, 2,500 और 1,500 निकल के आ गया। तो यहाँ पर आ गया 2,500 और यहाँ पर आ गया 1,500। क्लियर है? कोई दिक्कत के अंदर? और क्योंकि नया वाला जो एडजस्टमेंट दूसरा था वो जीरो था, तो मतलब बैलेंस में नया वाला जाएगा जीरो, तो उसको लिखो ना को, मतलब बात तो बराबर है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत के अंदर नहीं। बट अगर मान लो ऐसा हो जाए कि ये जो फिगर है नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए? नेगेटिव आए, ये फिगर अगर पॉजिटिव आ रही है पॉजिटिव, तब जाएगा पार्टनरशिप के अंदर, पर फिगर नेगेटिव तो आ सकती है। लेट सपोज करो एक हाइपोथेटिकल फिगर में बोल रहा हूँ कि 4,000 क्या देखा है बैलेंस शीट में गिवन है, और मान लेते हैं एडजस्टमेंट में गिवन है 5,000। अब बताओ कितना डिफरेंस निकल के आ रहा है? -1,000 निकल के आ रहा है ना, क्या निकल के आ रहा है? -1,000 निकल के आ रहा है। तो एक बात की गारंटी है कि जो 5,000 एडजस्टमेंट में गिवन है कहाँ जाएगा? ये जाएगा बैलेंस शीट में। कहाँ जाएगा ये? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में बनाओगे, नई बैलेंस शीट बनाओगे, वहां पर दिखा दोगे WCC या WCC जो भी कितना आ गया, 1,000 कितना आ गया? 5,000 आ गया। कितना आ गया? 5,000 आ गया। कोई दिक्कत के अंदर नहीं। अच्छा नाम यूज करोगे एडजस्टमेंट में लिखा है, अगर एडजस्टमेंट WCC लिखा तो WCC लिख देना, WCR लिखा तो WCR लिख देना।
WCC का मतलब होता है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम होता है, तो वो लिख देना, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। अच्छा अब यहाँ सुनो, पार्टनरशिप में जाएगा, बताओ ये पार्टनरशिप में जब जाएगा पॉजिटिव हो, क्या पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो पार्टनरशिप में नहीं जाएगा ये, ठीक है। अब आते हैं रिवैल्यूएशन में, ये जाएगा रिवैल्यूएशन में, ये जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी क्या है, ये लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो रिवैल्यूएशन में जाएगा डेबिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे WCR लिखेंगे या WCC लिख लो, 1000 रुपये। क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं, समझ में आया ये। अब मैं चाहता हूँ क्लोजिंग तो आप लोग कर लोगे इसकी, ये क्वेश्चन मैंने पूरा करा दिया ना आपको, ये क्वेश्चन मैंने पूरा करा दिया आपको, क्लोजिंग तो कर ही लोगे आप। तो मैं चाहता हूँ ये वाला क्वेश्चन अभी बैठ गया खुद ही मेरे सामने, अभी ये पूरा क्वेश्चन करो आप, ठीक है। और पूरा क्वेश्चन करने के बाद आप क्या कहते हैं, फिर ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, फिर ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है, क्लियर है। चलो वीडियो बंद कर दो।